तो बात करें गोबर आधारित बायोगैस प्लांट की, तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? कोटा में। कि देव नारायण एकीकृत आवासीय योजना, आवासीय योजना, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, RRECL, ठीक है, का गठन किन दो संस्थाओं का विलय करके किया गया था? हाल ही में राजस्थान में जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया है? अब देखो यहाँ पे लिखा है कोमल और यहाँ पे लिखा है कोठारी, कोठारी से याद रखो कठोर, कठोर। अब एक जगह तो लिखा है कोमल, एक जगह लिखा है कठोर, तो तुम लोगों को कठोर पकड़ना है, ठीक है ना? अब कठोर क्या होता है? भाटा होता है, तो भाटिया से याद रखना भाटा। कौन सा पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है अर्जुन पुरस्कार। जूही प्रजापति, अब मैंने याद कराया था इससे पहले, जूही से याद रखना जूडो, और जूडो के साथ क्या लगाते हैं? कराटे, इनका संबंध कराटे से है। रिसर्च और ट्रेनिंग जो काम एनसीईआरटी केंद्र में करता है वो आरएससीईआरटी जो है वो अपने राजस्थान में करता है। अब बात करते हैं आरएससीईआरटी जो है वो बना कब, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 11 नवंबर। कौन कौन से हैं? तो एक तो है केवला देव। वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 14 मई, और 14 मई 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर है, साथ ही साथ राजस्थान की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बात करें गोबर आधारित बायोगैस प्लांट की, तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? कोटा में। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कोटा। बात करें कोटा जिले की, तो शारबाग की हवेली जो है, शारबाग की हवेली कहाँ स्थित है? कोटा में। और बात करें कोटा जिले की, अभेड़ा, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? कोटा में। कहाँ स्थित है? कोटा में। और बात करें ऑक्सीजोन पार्क, ऑक्सीजोन पार्क कोटा में है। अच्छा, ऑक्सीजोन पार्क बेसिकली है क्या? ऑक्सीजन अलग होता है, एक ऑक्सीजोन पार्क अलग है, ठीक है ना? अब इसका नाम ऑक्सीजोन रखा गया है, बेसिकली पर्यावरण से संबंधित ही है, ठीक है ना? अब पार्क जहाँ पे अच्छी हवा पानी मिल जाए तो वो ऑक्सीजन पार्क हो जाएगा, ठीक है? और बात करते हैं बोन बैंक, राजस्थान का पहला बोन बैंक कोटा में है। स्नेक पार्क, अब स्नेक पार्क का मतलब ये नहीं कि पार्क में घूमने जाओगे स्नेक मिल जाएंगे, मतलब बेसिकली स्नेक जो है एक तरीके से चिड़ियाघर, जैसे चिड़ियाघर में जैसे बर्ड्स रहते हैं वैसे स्नेक पार्क में स्नेक रहते हैं, ठीक है ना? और बात करें स्ट्रेस फ्री पार्क, स्ट्रेस फ्री पार्क, अब ये स्ट्रेस फ्री पार्क में है क्या? तो कोटा के अंदर, अच्छा कोटा जिला जो है इसके अंदर मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है, मोस्ट ऑफ द बच्चे भी नहीं कहूंगा मैं, कुछ बच्चे जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे थे, ठीक है? तो बच्चों में स्ट्रेस ज्यादा था इसलिए कर रहे थे, तो उस स्ट्रेस को हटाने के लिए स्ट्रेस फ्री पार्क जो है वो कोटा के अंदर बनाया गया है। और बात करते हैं RTU, राजस्थान टेक्निकल, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? कोटा में, ठीक है? लेकिन और क्या याद रखना है इसके साथ साथ, कि ये राज्य की प्रथम यूनिवर्सिटी है जिसमें क्या, जिसमें संविधान पार्क जो है बनाए, जिसमें संविधान पार्क बनाए। अच्छा, मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं कि राजस्थान की प्रथम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, राजस्थान की प्रथम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, ठीक है? राजस्थान की प्रथम यूनिवर्सिटी नहीं है, राजस्थान की प्रथम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसमें संविधान पार्क बना है। तो राजस्थान की प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसमें संविधान पार्क बन रखा है? राजस्थान की प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसमें संविधान पार्क बन रखा है? तो वो है उदयपुर में। कौन सी यूनिवर्सिटी आती है उदयपुर में? मोहनलाल सुखाड़िया, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, ठीक है? ये याद रहेगा कि राजस्थान की प्रथम यूनिवर्सिटी जहां पर संविधान पार्क बना है तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, लेकिन राजस्थान की प्रथम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जहां पर संविधान पार्क बना है तो वो हो जाएगी अपनी RTU कोटा। एक और चीज याद रखनी है कि राजस्थान में प्रथम, राजस्थान में प्रथम संविधान पार्क
राजस्थान का पहला संविधान पार्क कौन सा है? वो कहाँ बना है? तो अपने जयपुर के राजभवन में, राजभवन में, ठीक है? तो राजस्थान का प्रथम संविधान पार्क तो राजभवन में बना है, लेकिन बात करें यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों की, तो वो ये है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना कि जो गोबर आधारित बायोगैस प्लांट है ना, ये कोटा में बन रहा है, ठीक है? अब कोटा में बन रहा है, इसका कोई तो रीज़न होगा ना कि कोटा में क्यों बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर एक योजना चलाई गई थी, पेपर में 2-3 बार आ रखा है, कई बार आ रखा है बेसिकली, ठीक है ना? तो क्या है कि देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना, आवासीय योजना। एज़ इट इज़ पेपर में छप रखा है कि देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना जो है, वो किस जिले के अंदर जो है शुरू की गई है, तो ये कोटा जिले की है। ये कोटा जिले में शुरू की गई है। अब इसके अंदर है क्या? जो पशुपालक है ना, पशुपालक, ठीक है? उनको सुव्यवस्थित 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 रूप से टाउनशिप में टाउनशिप में बसाना। अब अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? अर्बनाइजेशन का मतलब है कि शहरीकरण ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है? अब शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है तो उसमें जो है जितने भी पशुपालक, जितने भी उद्योग है ना? वो कम हो रहे हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए जो है कोटा के अंदर देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना शुरू की गई। उसमें क्या था कि जो पशुपालक है ना, उनको एक टाउनशिप में ढालना। अब पशुपालक तो आ गए, अब उसके अंदर जितने भी गाय भैंसे होंगे उनका गोबर भी होगा, ठीक है? अब उस गोबर को जो है उससे बायोगैस प्लांट बनाना, ठीक है? तो वो काम हो गया, गोबर आधारित बायोगैस प्लांट कहाँ बन गया? वो कोटा के अंदर बन गया, ठीक है? याद रहेगा? चलो, आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन-सा स्थान है? तो सौर ऊर्जा में कौन से नंबर पे है राजस्थान? पहले नंबर पे। कौन-सी परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है? तो राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन-सी है? तो ये है बड़ा सागर। बड़ा सागर। छोटा सागर नहीं, बड़ा सागर, ठीक है? तो बड़ा सागर कहाँ पर है? अच्छा, इसको और नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो किस नाम से जानते हैं इसको? इसको बोलते हैं अमर, मैंने गलत लिख दिया है ना? ये बड़ा सागर नहीं है, ये बड़ा बाग है, बड़ा बाग, ठीक है? बड़ा बाग ऊर्जा परियोजना या बड़ा बाग परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं अमर सागर परियोजना। अमर सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अब है कहाँ पर बेसिकली ये अमर सागर परियोजना या बड़ा बाग परियोजना, एक ही बात है, दोनों का नाम एक ही है, ठीक है ना? तो कहाँ पर है ये? तो ये है जैसलमेर में, जैसलमेर में। और अगर तुम थोड़ा-सा वैसे ही आइडिया लगा लोगे कि सबसे अच्छा पवन ऊर्जा कहाँ लग सकती है, जहाँ पर थोड़ी अच्छी खासी जगह हो, है ना? तो कहाँ लगेगी ये? रेगिस्तान वाले क्षेत्र में, कहाँ पर? जैसलमेर में, ठीक है? तो बड़ा बाग परियोजना या अमर सागर परियोजना जैसलमेर में। और बात करें कि ये बनी किस वर्ष थी, तो ये 1999 में जो है स्थापित हुई थी। आगे बढ़े, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, RRECL, ठीक है? का गठन किन 2 संस्थाओं का विलय करके किया गया था? तो पहली बात तो अक्षय ऊर्जा होती क्या है? अब ऐसी ऊर्जा, इस तरीके से ऊर्जा बनाना कि जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, ठीक है? कोई पॉल्यूशन ना हो। अब ऐसी कौन-सी ऊर्जा हो सकती है? तो वो है अपनी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि, है ना? ठीक है ना? तो ये सारी जो है अक्षय ऊर्जा में आती है। बात करें कि किन 2 संस्थाओं का विलय करके जो है इसको बनाया गया था, तो वो उसमें से एक है राज्य राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड, एलटीडी, है ना? लिमिटेड लिख रहा हूँ ना? राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड, और साथ ही साथ राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, ठीक है? ये 2 संस्थान हैं जिससे अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड जो है, जिनका विलय करके बनी थी। तो राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड और राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी। बात करें राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट कौन-सा है? राजस्थान और भारत का ही सबसे बड़ा है, ठीक है ना ये? कौन-सा है? बड़ला सोलर प्लांट, बड़ला सोलर प्लांट। कहाँ पर आता है ये? कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है?
अभी जब 2022 का जो पेपर था ना, उसके पूरे सेट पूरे साल भर जो है ये वाला हर पेपर में मोस्टली जो है ये वाला बड़ला सोलर पावर प्लांट जो है वो छपा था। बात करें राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है राजस्थान में, तो राजस्थान में रावत भाटा, रावत भाटा, रावत भाटा में है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजस्थान में जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया है? तो जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया है? उससे पहले ये कि 12 मई को बनाया गया है। 12 मई 2024 को जो है जोधपुर का स्थापना दिवस बनाया गया है। कौन सावा बनाया गया है? तो 566वां बनाया गया है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 566। ठीक है, और बात करें मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ म्यूजियम, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट। अब जोधपुर में जो है ना एक मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट है। ठीक है, अब मेहरानगढ़ दुर्ग भी यहीं पर ही है। ठीक है, वो बाद में बात डिस्कस करेंगे, लेकिन मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट है यहाँ पे। अब इन्होंने बोला कि बॉस की स्थापना दिवस है जोधपुर का, तो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जो है वो एक पुरस्कार देता है। तो वो कब देता है? तो उसने बोला कि भैया स्थापना दिवस है, अब हम आज ही दे देंगे। तो मारवाड़, मारवाड़ रतन पुरस्कार, पुरस्कार का नाम क्या है? मारवाड़ रतन पुरस्कार। अब इसके अंदर एक पुरस्कार नहीं आता, इसमें कई पुरस्कार आते हैं। ठीक है, एक पुरस्कार नहीं आता, कई पुरस्कार आते हैं। तो उनमें से कुछ पुरस्कार जो है जो कि इंपॉर्टेंट है वही मैं लेकर आया हूँ। मैं सारी लिस्ट नहीं लेकर आया हूँ, ठीक है ना, कुछ कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आने चाहिए। ठीक है ना, पेपर में आएंगे, मैक्स टू चांसेस है आएंगे। ठीक है ना, सारे वैसे भी याद नहीं करने अपने को, तो वो मैं लेकर आया हूँ। आगे लिस्ट देखो कि राव सिया सम्मान, और याद भी मैं इसी क्लास में करा दूंगा। ठीक है, तो राव सिया सम्मान जो है वो किसे मिला है? तो मिला है डॉक्टर भीमसेन जोशी। अब याद कैसे रहेगा? राव सिया, सिया में सी में ई की मात्रा आ रही है और सिंगल में भी सी में ई की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो याद रहेगा राव सिया सम्मान में किसको मिला है राव सिया सम्मान? डॉक्टर भीमसेन सिंगल को। बात करें पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान, पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान, ठीक है, किसको मिला है? दिव्या भाटिया को, दिव्या भाटिया को। ये कैसे याद करोगे? अब देखो यहाँ पे लिखा है कोमल और यहाँ पे लिखा है कोठारी, कोठारी से याद रखो कठोर, कठोर। अब एक जगह तो लिखा है कोमल, एक जगह लिखा है कठोर, तो तुम लोगों को कठोर पकड़ना है। ठीक है ना, अब कठोर क्या होता है? भाटा होता है, तो भाटिया से याद रखना भाटा। आगे बढ़ते हैं। महाराजा मान सिंह सम्मान जो है वो किसे मिला है? अब मान सिंह महाराजा, राजा भी है मान सिंह भी है। मान सिंह जो है उनको क्या दिया? गुलाब दिया। याद रख लेना ऐसे कि गुलाब दिया, मान सिंह को क्या दिया? गुलाब दिया, तो गुलाब कोठारी। अच्छा, गुलाब कोठारी कौन है? ये पत्रिका समूह के प्रधान संस्थापक है। ठीक है ना, जो फाउंडिंग मेंबर है पत्रिका समूह के, जो राजस्थान पत्रिका छपता है, ठीक है ना, उसके गुलाब कोठारी जो है संस्थापक है। पद्मश्री सीताराम लालस सम्मान जो है वो किसे मिला है? तो सीताराम लालस सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को, डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को। अब ये कैसे याद रखोगे? जो राम जी थे ना, राम जी, उनका राज्याभिषेक हुए थे या फिर राजा बने थे वो, तो राजपुरोहित से याद रखना, सीताराम राजपुरोहित, याद हो जाएगा। आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो यहां तक जो है ना ये पॉइंट, यही तक ही है मारवाड़ रत्न पुरस्कार। ठीक है, अब उसके बाद जो है, इससे पहले जब मैंने क्वेश्चन कराए थे कुछ, ठीक है ना, तो वो रिवीजन कर रहे अपन कि राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार समारोह में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसलिए मैं वापस से रिवाइज करा रहा हूँ उनको। राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार समारोह में मोहन राम छाबा राजस्थान लिखन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो बात करें मोहन राम छाबा राजस्थान लेखन पुरस्कार मिला है, किसको मिला है? तो वो मिला है तरुण कुमार दादीज को। अभी मिला नहीं है, मिलेगा, ठीक है ना, जून में मिलेगा ये, ठीक है ना, तरुण कुमार दादीज को। किस लिए मिलेगा? मायाड़ भाषा के लिए। मायाड़ भाषा में जो है इनके योगदान को लेकर तरुण कुमार दादीज को जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा, मोहन राम छाबा राजस्थान लेखन पुरस्कार। जब मैंने ये क्वेश्चन कराया था तब मैंने ये भी बोला था कि मायाड़ भाषा जो है इसके लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिलेगा? तो तरुण कुमार दादीज, ये भी आ सकता है पेपर में, तो मायाड़ भाषा तो याद रखनी है। ठीक है, और बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब साहित्य अकादमी कौन सी वाली है? ये केंद्रीय है, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में पुरस्कार देती है? ये आता है पेपर में, 22 प्लस 2 भाषाएं, टोटल 24 भाषाओं के अंदर जो है ये पुरस्कार देती है। अब 24 भाषा में 22 जो है वो तो संविधान की है। अब ये दो कौन सी है? दो में से एक अपनी राजस्थानी प्लस एक है इंग्लिश। ठीक है, इन दो भाषाओं के अंदर जो है ये पुरस्कार मिलता है। ठीक है, अब ये टोटल हो गए 24। अब 24 में से राजस्थानी भाषा अपन को राजस्थानी के लिए पढ़ना है स्पेशल, तो राजस्थानी अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए किसको मिला है? कमल रंगा को। ये कब का है? 2022 का है। ठीक है,
अब 2022 का ही मिला है, 2023 का 24 का अभी नहीं मिला है, ठीक है। तो जब मिलेगा, जब अपन वो कंप्लीट करेंगे, बस अभी 2022 का याद रखना। कमल रंगा को किस कृति के लिए, अलीकुंबा के लिए। बात करते हैं 2024 महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, इस पे स्टार लगा लेना, डेफिनेटली किसी ना किसी पेपर में ये आएगा, और एक नहीं, एक से ज्यादा पेपर में ये आएगा। 2024 महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार किसे दिया जाएगा, ये मिलेगा अरुंधति सुब्रमण्यम को, अरुंधति सुब्रमण्यम को। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय वॉलीबॉल संघ द्वारा सीनियर महिला वॉलीबॉल टीम का चीफ कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो बात करें कि सीनियर महिला वॉलीबॉल टीम का जो है कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है जय नारायण चौधरी को। तो अपना ऑप्शन जो है डी वो करेक्ट हो जाएगा। और बात करें कि जो दिव्य कीर्ति सिंह है, ये कौन है, तो दिव्य कीर्ति सिंह जो है ये राजस्थान के एथलेटिक कोच है, एथलेटिक कोच है, किसके, राजस्थान के, ठीक है। लेकिन जय नारायण चौधरी जो है ये भारतीय वॉलीबॉल टीम के, ये केंद्र मतलब सेंटर के, ठीक है ना, भारतीय वॉलीबॉल टीम के सीनियर महिला वॉलीबॉल टीम के कोच है, ठीक है ना, चीफ कोच बने ये। और ये राजस्थान के एथलेटिक कोच है दिव्या कीर्ति सिंह। अच्छा, ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब द्रोणाचार्य जो है उन्होंने अर्जुन को शिक्षा दी थी, तो मतलब कि ये गुरुओं को दिया जाता है। तो जितने भी कोचेस होते हैं ना, उसमें से कोचेस को जो पुरस्कार मिलता है उनको क्या बोलते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार बोलते हैं, ठीक है। महावीर सैनी, महावीर सैनी को रिसेंटली कौन सा पुरस्कार मिला है, तो वो मिला है अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। तो इनका किस संबंध, इनका संबंध जो है वो किस खेल से है, तो ये घुड़सवारी से है, घुड़सवारी से इनका संबंध है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अब अर्जुन जो है वो एक उन्होंने सीखा अच्छा था, ठीक है ना, वो एक स्टूडेंट अच्छे थे, ठीक है ना, विद्यार्थी अच्छे थे। तो अर्जुन पुरस्कार जो है ऐसे स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। जो सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको अर्जुन पुरस्कार मिलता है, घुड़सवारी के लिए मिला है, ठीक है ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि जो सलीम दुरानी है इनका संबंध किस खेल से है, पैरा क्रिकेट से, पैरा क्रिकेट से, पैरा क्रिकेट से। आगे बढ़ते हैं। अनीता चौधरी, अनीता चौधरी का संबंध जो है वो किस खेल से है, अनीता चौधरी का, तो अनीता चौधरी का संबंध है रोइंग से। इनका संबंध किस खेल से है, रोइंग से। अब रोइंग है क्या, नौकायान है ना, मैंने पहले ही बताया था कि इस तरीके से जो है लोग बैठते हैं और वो चप्पू चलाते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं रोइंग। तो रोइंग है और ये पैरा खिलाड़ी है, ठीक है ना। लेकिन इनके बारे में मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी क्योंकि रिसेंटली इनका जो चयन है वो पैरा ओलंपिक में हो गया है, पैरा ओलंपिक में इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। अब पैरा ओलंपिक 2024 में होंगे, मतलब इसी वर्ष होंगे, और कहाँ पर होंगे, तो पेरिस में होंगे। कहाँ पर होंगे, पेरिस में। पेरिस कहाँ की राजधानी है, फ्रांस की। पेरिस कहाँ की राजधानी है, फ्रांस की, ठीक है, याद रहेगा। बात करते हैं अरुंधति चौधरी की। अरुंधति चौधरी का संबंध किस खेल से है, बॉक्सिंग से। अरुंधति चौधरी का संबंध किस खेल से है, बॉक्सिंग से। दीक्षा जाट का संबंध किस खेल से है, कुश्ती, कुश्ती। अच्छा, एक सरिता मोरे, सरिता मोरे का संबंध भी जो है खेल कुश्ती से ही है, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखना। देखो मोस्टली जितना, मतलब इतना तो अब आइडिया हो ही गया है, जितना मोस्टली जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो ऐसे महिला स्पोर्ट्समैन के ऊपर ही आते हैं मोस्टली, ठीक है। जब भी नाम आता है तो इसलिए मैं स्पेशली जो है वो महिलाओं के नाम ज्यादा लेकर आया हूँ, ताकि तुम लोगों को ज्यादा याद रहे और पेपर में आने के चांसेस भी इनके ज्यादा होते हैं। और वो बात अलग है कि जब मैं आगे भी क्लास लेता हूँ तो मैं सारे क्वेश्चन ही कराता हूँ, तो मैं सारे स्पोर्ट्समैन के नेम ही कराता हूँ, ठीक है ना। बट हाल फिलहाल आज की क्लास में मैं स्पेशल जो है वो महिला स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं उनके नेम लेकर आया हूँ, ठीक है। तो पहला हो गया अनीता चौधरी रोइंग, अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग, दीक्षा जाट कुश्ती, सरिता मोरे कुश्ती, ग्रंथ महिलावत महिलावत, इनका संबंध किस खेल से, ये धावक है, ये धावक है, ठीक है। जूही प्रजापत, अब मैंने याद कराया था इससे पहले, जूही से याद रखना जूडो, और जूडो के साथ क्या लगाते हैं, कराटे, इनका संबंध कराटे से है। पूजा सिहाग का संबंध, पूजा सिहाग का संबंध किससे है, पहलवानी, पहलवानी या रेसलिंग,
इनका संबंध रेसलिंग से है, ठीक है। निशा गुलेरिया का संबंध किससे है? इनका भी संबंध बॉक्सिंग से ही है, ठीक है। तो अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग, निशा गुलेरिया बॉक्सिंग। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षक परिषद RSCERT फुल फॉर्म करेंगे आगे। हाल ही में RSCERT द्वारा किस कक्षा के लिए आत्मसम्मान और शारीरिक आत्मविश्वास पर पाठ्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। तो बात करते हैं कि देखो, अब जितने भी बच्चे होते हैं ना, या फिर जितने भी आम लोग की बात कर लो, ठीक है। तो उनके अंदर जो है कोई किसी का हेल्थ इश्यू होता है, तो कोई मोटा होगा तो कोई पतला होगा, ठीक है। तो अब ऐसे में जो है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए शारीरिक आत्मविश्वास का एक कोर्स तो होना देखो कंपलसरी होना चाहिए था, ठीक है। साथ ही साथ आत्मसम्मान का भी। तो ये जो है 2 कोर्सेस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए गए अपनी राजस्थान सरकार द्वारा। किसने शुरू करे? RSCERT। RSCERT के बारे में बात करते हैं उससे पहले कौन सी कक्षा के लिए शुरू किए गए? तो 6 से लेकर 8वीं कक्षा के लिए। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। RSCERT की बात करें तो RSCERT की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान स्टेट राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये RSCERT की फुल फॉर्म है। ये सेम वही चीज है जो NCERT केंद्र में है, ठीक है। बस उसमें आर लगा दिया, ठीक है ना, राजस्थान स्टेट लगा दिया। बाकी CERT तो सेम ही है, ठीक है। सेम ही है, काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग। जो काम NCERT केंद्र में करता है वो RSCERT जो है वो अपने राजस्थान में करता है। और बात करते हैं RSCERT जो है वो बना कब? तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 11 नवंबर 1978 को। और बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है उदयपुर में, मुख्यालय उदयपुर में। एक क्वेश्चन याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली हुआ था, ठीक है ना, तो मैं वापस से रिवाइज करा रहा हूँ। राजस्थान में जो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी है, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। अब जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी इसका ऑफशोर कैंपस, ऑफशोर कैंपस, ऑफशोर कैंपस, ऑफशोर कैंपस। अब ऑफशोर कैंपस होता क्या है? अब मान लेता हूँ मेरी कोई यूनिवर्सिटी है, या फिर ये जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी ही मान लो। अब ये कहाँ पर है? ये जयपुर में है। अब इसका कोई कैंपस जो है ना, मतलब कि ऐसे ही यूनिवर्सिटी का एक दूसरा कैंपस, दूसरा भाई बंधु, वो किसी दूसरे देश में जो है वो खोल दिया जाए, तो उसको बोलते हैं ऑफशोर कैंपस। ये याद रहेगा कि जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जो है ऑफशोर कैंपस, तो समझ में आ गया। अब ये कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा यूएई में। यूएई में, यूएई में कहाँ पर? अबू धाबी में, अबू धाबी, अबू धाबी यूएई के अंदर, ठीक है। तो ये राजस्थान की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका ऑफशोर कैंपस किसी दूसरे देश में खोला जा रहा है, और वो कहाँ पर? यूएई अबू धाबी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये याद रखना, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। माणिक्यलाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान में, या राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो टेक्सटाइल नाम आ जाए तो क्या याद रखना? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा टेक्सटाइल, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है भीलवाड़ा, ठीक है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की ही बात करते हैं पहले कि ये है कहाँ पर। तो ये जयपुर में है। कब बना ये? 1857 ईस्वी में, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR
ठीक है, ये स्टार लगा लेना, किसी न किसी पेपर में छपेगा, अभी 2-4 दिन पहले का क्वेश्चन है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद जो है ने निम्नलिखित में से किस बाल विवाह में फंसे बच्चे के लिए विश्व का शोध किया है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसके साथ, ये क्वेश्चन थोड़ा-सा मेसी हो चुका है, तो निम्नलिखित में से किसके साथ जो है मिलकर बाल विवाह में फंसे बच्चों पर विश्व का प्रथम शोध किया है? तो किसके साथ मिलके किया है प्रथम शोध? ठीक है ना, तो वो किया है कीर्ति भारती, कृति भारती के साथ। अभी जो आखा तीज पे होने वाले बाल विवाह है ना, उसमें सर्वाधिक बाल विवाह को रुकवा के इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। ठीक है, किसने? कीर्ति भारती ने। याद रहेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो बात करते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की। तो ये कब मनाया जाता है? अब देखो कि याद कैसे रखोगी कब बनाया जाता है ये। तो पक्षी है, पक्षी के कितने पर होते हैं? 2 होते हैं, 2 पंख होते हैं। ठीक है, 2 पंख मतलब 2 हाथ होते हैं, है ना? और कैसे? 1 और 1 2, 1 इस तरफ और 1 इस तरफ। तो 1 और 1 कितने हो गए? 11। ठीक है, तो 11 मई को जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या इतना ही अपन को डिस्कस करना है? नहीं, अपने को और क्या डिस्कस करना है कि राजस्थान के अंदर जो है ना 41वीं सारस गणना हुई है। राजस्थान के अंदर 41वीं सारस गणना हुई है। गणना 41वीं सारस गणना। अब ये नंबर याद नहीं रखना, 41वीं सारस गणना है। अब सारस गणना हुई है 41वीं। इसके अंदर जो है अपने राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सारस किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं भरतपुर में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आता है? केवला देव, केवला देव, केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, है ना? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, अब कितने पाए गए केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में? इस रिपोर्ट के अनुसार 15 जो है वो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में पाए गए। लेकिन ओवरऑल भरतपुर में कितने पाए गए? तो वो 143 जो है टोटल भरतपुर में पाए गए। याद रहेगा, 41वीं सारस गणना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 15 सारस पाए गए और 143 भरतपुर में पाए गए। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है वो कब बनाते हैं? 11 मई को बनाते हैं। आगे बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो है रामसर साइट। अब ये रामसर साइट होती क्या है? ये होती है आर्द्र भूमि स्थल, आर्द्र भूमि स्थल, आर्द्र भूमि स्थल। अब रामसर साइट आर्द्र भूमि स्थल समझ नहीं आया। ठीक है, अब है क्या बेसिकली है कि आर्द्र भूमि स्थल वो होते हैं ऐसे दलदली इलाके जहाँ पे एक बड़े अमाउंट के जो है पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े, ठीक है, या फिर सूक्ष्म जीव, जैसे जीवाणु विषाणु हो गए। ठीक है, ये सारे इस पे निर्भर करते हैं। तो ऐसा दलदली इलाके होंगे तो वहाँ पे बैक्टीरिया भी होगा, है ना, कीड़े मकोड़े भी होंगे, जीव जंतु बहुत से होंगे, पक्षी भी आएंगे, पशु भी आएंगे। अब ये जो जीव जंतु होंगे सूक्ष्म जीव, इनको कीड़े खा लेंगे, कीड़ों को ये पक्षी खा लेंगे, अब पक्षी को पशु खा लेंगे। तो एक बहुत बड़ी सारी चेन जो है ना इन आर्द्रभूमि स्थल से जुड़ी हुई होती है। अब इन आर्द्रभूमि स्थल को अगर तुम खत्म कर दो, मान लेता हूं मैं ये एक आर्द्रभूमि स्थल है, अजमेर का अन्ना सागर मान लेता हूँ। ठीक है, अब ये एक अन्ना सागर है, ठीक है, ये झील है। अब इसमें बहुत सारे पक्षी जो है ना वो प्रवासी आते हैं, ठीक है ना, साइबेरियन पक्षी भी आते हैं यहाँ पे। अब ये सारे उड़ के रशिया जाएंगे, रशिया जाएंगे और किसी और देश से आ रहे होंगे। अब इस देश से अन्ना सागर आएँगे, फिर अन्ना सागर से रशिया जाएँगे। अब बीच में मैं बोलूँ कि अन्ना सागर को ही हटा दूँ मैं, ये खत्म हो जाए, ठीक है ना? हम जो है अपनी लालच के अंदर जो है जितना पानी जो है वो बर्बाद कर के अन्ना सागर को पूरा खत्म कर दिया। अब होगा क्या? ये इस पे आएँगे नहीं। अब आएँगे नहीं तो बेसिकली इतना दूर का ट्रैवल तो होगा नहीं। अब होगा नहीं तो ये बीच में ही मर जाएँगे। अब इनको बचाने के लिए जो है आर्द्रभूमि स्थल बनाया जाता है। ये इन्हीं को बोलते हैं रामसर साइट। तो सारे आर्द्रभूमि स्थल रामसर साइट नहीं होते, रामसर साइट कुछ होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं वो सारे आर्द्रभूमि स्थल ही होते हैं। ठीक है? राजस्थान में ऐसे रामसर साइट कितने हैं? तो 2 हैं। कौन-कौन से हैं? तो एक तो है केवलादेव भरतपुर में। दूसरा दूसरा कौन-सा है? सांबर झील, सांबर
झील। ऐसे 2 रामसर साइट है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, यूनेस्को। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल राजस्थान में कितने हैं? एक है अपना जयपुर, जो 2019 में बना, ठीक है? जयपुर नहीं बना, जयपुर तो 1727 में बना था, लेकिन यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो 2019 में, ठीक है? और जयपुर के बाद बात करें, और कौन था जयपुर में? केवलादेव, केवला देव, ये भी यूनेस्को में है, ठीक है? ये कब बना? ये 1985 में। केवलादेव के बाद जंतर मंतर, जंतर मंतर, ये कब बना? 2010 में। और राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग, ये कब बने? तो ये बने 2013 में। 2013 में। कौन-कौन से हैं राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग? गाजर, चीकू, आम। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो तुम वैसे याद रख लेना। ग से गागरोन, ज से जैसलमेर, र से रणथंभौर, च से चित्तौड़गढ़, क से कुंभलगढ़, और आम से आमेर। ये 6 दुर्ग है। गागरोन दुर्ग, अच्छा गागरोन दुर्ग याद रखना, झालावाड़ में आता है। कल के लेक्चर में ही कराया था मैंने, झालावाड़ में। ज से जैसलमेर, र से रणथंभौर, च से चित्तौड़गढ़, क से कुंभलगढ़ और आम से आमेर। ये टोटल 6 दुर्ग है। 6 पहाड़ी दुर्ग 2013 में जोड़े गए, जंतर मंतर 2010 में, केवलादेव 1985 में और जयपुर 2019 में। अब तुम इतने चीजें तो याद रख लोगे, पर इनके साथ साथ इनकी डेट भी याद रखना। क्यों? क्योंकि पेपर में जो है 2-3 बार तो नहीं, कई बार पूछा गया है कि केवलादेव जो है उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया? 1985 में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।